सरदार जी had more power than he had as prime minister under नरसिम्हा राव? नहीं, ऐसा नहीं है। नरसिंह राव जी की बड़ी खूबी थी। नरसिंह राव जी एक तो स्कॉलर पर एक्सीलेंस थे और इतनी गहरी अंतर्दृष्टि थी उनकी कि जवाहरलाल नेहरू के साथ मैंने काम नहीं किया है, लेकिन मैं आज भी उनको हिंदुस्तान का सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्री मानता हूँ। इतनी गहरी अंतर्दृष्टि। अभी इन 5 साल वेट करते हैं, फिर आपसे पूछेंगे मोदी जी के अच्छे दिनों के बाद। ठीक है, मोदी जी अगर उस लायक हो जाएं तो मुझे बहुत खुशी होगी, क्योंकि सबसे पहले मैंने ही उनका नाम प्रस्तावित किया। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर। हाँ, आई हैड नो आइडिया। अच्छा, यू वर रिस्पांसिबल फॉर दैट। गुजरात में कई हमारे दोस्त आपको बहुत इसका अभिनंदन करेंगे इस बात का, और कई लोग आपको गाली भी देंगे अच्छा, इसकी वजह से। मैं जानता हूँ जब मोदी जी चुनाव जीते तीसरा गुजरात का, शायद वो दिसंबर 2013 का महीना था, आप चेक कर लें, आगे पीछे हो सकता है। तो टेलीविज़न चैनल्स वाले 3-4 मेरे पीछे पड़े कि आपकी क्या प्रतिक्रिया, क्या। मैंने कहा भाई मैं सुबह से किसी काम में व्यस्त था, मैं पहले मालूम तो करूं क्या हो रहा है। तो कहने लगे क्या मालूम करना है, 15 सीटें कम हो गई विधानसभा में। तो मैंने कहा अच्छा। फिर मैं टीवी चैनल के सामने बैठा तो मालूम पड़ा कि 5 और बढ़ गई, 10 सीटें कम हो गई। तो वो सारे लोग निंदा कर रहे थे कि क्या है, इसकी तो सीटें कम हो गई, विधानसभा में भी पिट लिया, तो देश में क्या करेगा। तो ये मैंने सुना, तो मैंने कहा, मुझसे पूछा आपकी क्या प्रतिक्रिया। मैंने कहा 10 कम, मैंने कहा 1 लाइन की प्रतिक्रिया दूंगा, 10 कम बराबर 50 ज़्यादा। कहने लगे क्या मतलब। मैंने कहा इसका मतलब मैं बताता हूँ, 5 कारण हैं इसके। पहला कारण तो ये कि नरेंद्र मोदी अपने दम पे चुनाव लड़ रहा है, उसको भाजपा का पूरा समर्थन नहीं है। इसके बाद भी 10 सीटें कम हुई, संघ के लोग उससे नाराज़ हैं। तो गढ़िया जी बहुत नाराज़ रहते हैं हमसे। इसके बाद भी विश्व हिंदू परिषद और संघ के लोग दोनों नाराज़ हैं, फिर भी सिर्फ 10 सीटें घटी। केशु भाई, तीसरी बार, अच्छा, केशु भाई, उनके खिलाफ एक पार्टी खड़ी कर ली, उनसे बड़े मुख्यमंत्री, इतने बुजुर्ग आदमी, फिर भी 10 सीटें कम हुई। कांग्रेस ने मौत का सौदागर और पता नहीं क्या क्या सारा जोर लगा दिया, उसके बाद भी 10 सीटें कम हुई। और मैंने कहा आपके और मेरे जैसे जितने इंटेलेक्चुअल हैं वो सब बोलते हैं कि राजधर्म का उल्लंघन और हत्यारा और ये और वो, इसके बावजूद भी 10 सीटें कम हो गई। ये 5 कारण, और उसके बाद भी सिर्फ 10 सीटें कम हुई। इसका मतलब 50 सीटें बढ़ गई। उनको तो सिर्फ 10 सीटें मिलनी चाहिए थी और उसकी सिर्फ 10 सीटें कम हो रही है, इसका मतलब 50 सीटें बढ़ गई। तो इससे प्राइम मिनिस्टर का कब तो सुनिए, उसी दिन हुआ। अच्छा, ये सब कह के सेम डिस्कशन, ये सब कह के मैं गुड़गांव जा रहा था अपने घर, तो फोन आया मोदी जी से। अभी इसको छोड़ दे। नहीं बताइए सर, नहीं आप बताइए। हाँ, रिकॉर्ड मत करो। अरे प्लीज, रिकॉर्ड तो होगा सर, मैंने आपको बोला था अनकट देते हैं हम, जो भी देते हैं हम, वी डोंट काटो पीटो। मुझे कई नेताओं के फ़ोन आए। अच्छा। उन्होंने कहा कि आपने क्या गजब के तर्क दिए हैं, सबकी बोलती बंद कर दी। मैं घर गया, दूसरे दिन, शायद दूसरे या तीसरे दिन होगा, मेरे कॉलम लिखने का दिन था। तो मैंने लेख लिखा, प्रधानमंत्री के द्वार पर मोदी की दस्तक। और उस लेख में मैंने तर्क दिए कि प्रधानमंत्री अगर भारत का कोई बन सकता है तो नरेंद्र मोदी ही बन सकता है। और उसके बाद मैंने 3 लेख लिखे। तो इनको इल्ज़ाम दीजिए आप लोग जो मोदी से खुश नहीं हैं। नहीं, उसी कारण, उस लेख के कारण। आपके हिसाब से अच्छी, आई मीन यू थिंक इट्स कम अप वेल द सो फार? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, सरकार कैसी है, अच्छी है बुरी है, अच्छी रहेगी बुरी रहेगी, ये तो समय बताएगा। लेकिन मैं एक बात कहता हूँ कि नरेंद्र मोदी ने चमत्कार किया है, नो डाउट, और उस चमत्कार का श्रेय राहुल गांधी को जाता है। राहुल गांधी, उनकी माता जी और उनके ताऊजी मनमोहन सिंह, तीनों को जाता है। आप अपने मित्र के मनमोहन सिंह जी, मैं मनमोहन सिंह जी को सबसे अधिक श्रेय देता हूँ। मैंने कहा मनमोहन सिंह जी दुनिया के ऐसे पहले प्रधानमंत्री, भारत के ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं मनमोहन सिंह, जिन्होंने अपने उत्तराधिकारी को नियुक्त कर दिया। तो मैं मनमोहन सिंह जी को सबसे बड़ा श्रेय देता हूँ। आप अभी भी उनके संपर्क में हैं क्या? मनमोहन सिंह जी बहुत भाग्यशाली हैं कि अपना उत्तराधिकारी उन्होंने स्वयं नियुक्त किया है। अच्छा, चलिए, इतना भ्रष्टाचार नाक के नीचे होता रहे, हाँ, इतनी
दुर्दशा कांग्रेस पार्टी की होती रहे और कोई आदमी कुछ नहीं करे, तो उसने मौका दिया कि नहीं दिया? श्रेय तो उसी को मिलना चाहिए सबसे ज़्यादा। ठीक है। अच्छा, अब एक राजनीति पे एक और सवाल, फिर हम जर्नलिज्म पे चलेंगे। आपके इतने अच्छे संपर्क रहे सब पॉलिटिशियंस के साथ, आपने पॉलिटिक्स कभी क्यों नहीं ज्वाइन की? बिकॉज दैट इज द मोस्ट बिगेस्ट चेंज एजेंट। जस्ट वन सेकंड सर, क्योंकि अगर आपको चेंज लाना है, कहते हैं, मुझे पता नहीं, कि आप राजनीति के जरिए जो चेंज ला सकते हैं वो ना आप जर्नलिज्म के जरिए ना एक्टिविज्म के जरिए, कुछ नथिंग कंपेयर्स टू द इम्पैक्ट यू कैन हैव एज अ पॉलिटिशियन। ये बात आप कह रहे हैं, बहुत हद तक इसको मैं मानता हूँ। पहला आपने ये कहा कि मैं पॉलिटिक्स में क्यों नहीं सक्रिय हुआ। मैं इस मूल सवाल पर ही सवाल खड़ा करना चाहता हूँ। अच्छा, मैं जो करता हूँ वो क्या है? इट इज़ अ पॉलिटिक्स ऑफ अ सोशल नेचर। इट इज़ पॉलिटिक्स ऑफ पॉलिटिक्स। इट इज़ पॉलिटिक्स ऑफ पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स का बाप। लोग मुझसे कहते हैं आप पॉलिटिशियन नहीं हैं। मैं कहता हूँ कि बेटा तुम नहीं जानते, मैं पॉलिटिशियन का पॉलिटिशियन। पॉलिटिशियन क्या करता है? उसका पहला और आखिरी काम क्या है? क्या करता है कि क्या करना चाहिए? टू थिंग्स। पॉलिटिशियन क्या करता है? उसका पहला और आखिरी काम है सत्ता पे कब्जा करना। पहला और आखिरी काम उसका ये होता है। हर पॉलिटिशियन को जरा वो तो मीन्स है सर, वो एंड थोड़ी ना है। वो आपके लिए है ना, उसके लिए तो वही एंड है। अच्छा। वही उसके लिए मीन्स है। लोग सत्ता पे कब्जा करना चाहते हैं, पावर। पॉलिटिक्स मीन्स पावर। पावर के अलावा पॉलिटिक्स का कोई मतलब नहीं उन लोगों के लिए। मेरे लिए इस फॉर्मल पावर का कोई मतलब नहीं, क्योंकि मैंने ये देखा कि इस फॉर्मल पावर को लेने के लिए, यानी और सरल भाषा में कहूँ, राष्ट्रपति बनने के लिए, प्रधानमंत्री बनने के लिए, मुख्यमंत्री बनने के लिए, चापलूसी करने, मंत्री बनने के लिए, सांसद बनने के लिए, चापलूसी तो फिर भी एक मामूली अपराध है। अच्छा, मामूली गुनाह है। हाँ। इसके लिए झूठ बोलना पड़ती है, ज़बरदस्ती बिना बात के विरोध करना पड़ता है लोगों का, रिश्वतें लेना पड़ती है, धांधली करना पड़ती है, ठगी करना पड़ती है, बेईमानी करना पड़ती है। और ये मैंने बचपन से देखा। मैंने आपको बोला कि मैं 12 साढ़े 12 साल की उम्र में गिरफ्तार हुआ जी। हिंदुस्तान में कितने नेता हैं आज, और कौन सा ऐसा नेता आज है जो सक्रिय है, जो मुझसे पहले से सक्रिय है? एक आध का नाम बताइए आप। You are more senior than any other politician. श्री अटल बिहारी वाजपेयी मुझसे वरिष्ठ हैं, जॉर्ज फर्नांडिस मुझसे वरिष्ठ हैं, और दोनों के साथ मेरा नज़दीकी संबंध रहा है। अच्छा, खूब संबंध रहा है। अटल जी तो बराबर मेरे घर पे दर्जनों फ़ोटो हैं। जब हम लोग नौजवान लड़के थे, मेरे घर पे बैठ के भोजन करते हुए, हम सब भाई बहनों से बात करते हुए, और जॉर्ज फर्नांडिस और हम दोनों तो साथ ही रहे। तो when अटल जी was prime minister, did you, जैसे आपके नरसिम्हा राव जी के साथ संबंध थे, did you maintain any क्यों नहीं, आप जरा मेरी वेबसाइट देखिए। वो देखिए, उसमें तो मैंने कल देखी पहली बार। मेरी वेबसाइट एक लड़का मेंटेन करता है, कल पहली बार। It says you have very close relationship with a very long list of people. In fact, आपकी वेबसाइट में अटल जी के साथ कल जो फोटो कई देखे मैंने जी, तो मैं तो दंग रह गया। इतनी स्मृतियाँ ताज़ा हुई कि उनके घर पर प्राइम मिनिस्टर्स हाउस में हम दोनों साथ साथ घूम रहे हैं, लॉन में बात कर रहे हैं, साथ बैठे हैं, खाना खा रहे हैं। मैंने एक अनशन किया था तो वो मेरा उपवास तोड़ा रहे हैं, मुझे जूस पिला रहे हैं अपने वहाँ उनके घर में। और दर्जनों फोटोग्राफ्स हैं अटल जी से, जब चाहे तब फ़ोन पे बात होती थी। वो मैं कहता हूँ, लोग जो कहते हैं कि आई ड्रॉप नेम्स, नहीं मुझसे कहते हैं कुछ अंग्रेजी के जर्नलिस्ट जो बड़े भारी ईगोइस्ट हैं, तो मैं कहता हूँ आई हैव नेम्स टू ड्रॉप, दैट्स व्हाई आई ड्रॉप देम। व्हाट हैव यू एक्सेप्ट द बुलशिट? व्हाट डू यू ड्रॉप? करेक्ट, यू हैव नथिंग टू ड्रॉप। राइट। फोटो कल मैं देख रहा था, एक पूरा बक्सा भर के फोटो, अटल जी के साथ दर्जनों फोटो, नरसिंह राव जी के साथ दर्जनों फोटो, वीपी सिंह के साथ दर्जनों फोटो, चंद्रशेखर जी के साथ मुझे याद ही नहीं था, इतनी सभाओं में मैंने अध्यक्षता की। These are all prime ministers. हाँ, ये जो प्रधानमंत्री थे। So but one person who's missed is Rajiv Gandhi. You didn't. राजीव गांधी, अब उसके आपने मेरी दुखती रग पे हाथ धर दिया। राजीव गांधी से एक दो बार मैं मिला जरूर, लेकिन मैं आपको सच बोलूँ, मैं उनको वो बहुत सज्जन व्यक्ति थे। राजीव गांधी वो पॉलिटिक्स में रहने लायक बिल्कुल नहीं थे, बहुत सज्जन आदमी थे।
लेकिन मैंने उनको कभी माफ़ करें कहने के लिए बहुत ही मैं विनम्रतापूर्वक ये बात कहना चाहता हूँ, आई लव्ड हिम एंड आई एडोर्ड हिम। मेरी कभी उनसे अलग से मिलने की इच्छा ही नहीं हुई। कई बार राजीव गांधी ने मुझे डिनर पे बुलाया, मैं गया भी जी। ख़ास तौर से मुझे एक किस्सा याद पड़ता है, जब राष्ट्रपति नजीबुल्लाह आए यहाँ अफ़गानिस्तान के, तो नजीबुल्लाह काबुल यूनिवर्सिटी में मुझसे जूनियर थे। अच्छा। उनके जो बॉस थे बबरक कारमाल, जो प्राइम मिनिस्टर थे पहले, वो मेरे बड़े जिगरी दोस्त थे। अच्छा। कम्युनिस्ट पार्टी के। वो मुझे कई बार भाषण के लिए ले जाते थे यूनिवर्सिटी में उस ज़माने में। 1969 की बात कह रहा हूँ आप। कितने साल? How old were you then? मैं 1969 में कितना 25 साल का था। 44 में जन्मा, 24 साल का था। 24 quite a large age difference आप में और प्राइम मिनिस्टर में जो होगा। हाँ हाँ, नहीं बबरक कारमाल मुझसे 10 साल बड़े होंगे। अच्छा। तो मुझे वो भाषण के लिए ले जाया करते थे वहाँ, नजीबुल्लाह, हिकमत यार, रब्बानी साहब, ये सब लोग हुआ करते थे काबुल यूनिवर्सिटी में। अच्छा। तो नजीबुल्लाह जब राष्ट्रपति बने तो यहाँ आए, तो जब भी अफ़गानिस्तान से कोई बड़ा आदमी आता है, कोई भी प्रधानमंत्री हो, मुझे बुलाते हैं। तो गया मैं, तो नजीबुल्लाह और राजीव गांधी दोनों कुर्सी बैठे हुए थे और हम लोग इधर खड़े खड़े अफ़गानिस्तान से और जो मेरे मित्र लोग आए थे उनसे बात कर रहे थे। जैसे ही नजीबुल्लाह ने मुझे देखा, फ़ारसी में चिल्ला के बोले, ओ बिरादर वैदिक साहब, इंजा भी आइम, इंजा भी आइम। तो मैं गया और मैंने उनको फ़ारसी में ही कहा कि आप दोनों बड़े लोग बैठे हैं, आपकी जब बातचीत हो जाए तो फिर हम अलग से बात करेंगे। तो राजीव गांधी इतना समझदार आदमी था और इतना भला कि वहाँ दूर एक कुर्सी पड़ी थी, वो खींच के ले आए। मतलब हम फ़ारसी में बात कर रहे थे, उनको समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन वो हमारी दिली बात को हाँ समझ गए कि हम क्या बात कर रहे हैं। खुद राजीव गांधी प्रधानमंत्री होते हुए कुर्सी खींच के लाए और मुझसे कहा बैठिए आप ये। फिर हमारी बात हुई और फिर उन्होंने, नजीबुल्लाह ने एक बड़ी मजाक की बात कही वहाँ, एक शेर पढ़ा फ़ारसी का, वो मैं दोहराऊँगा नहीं यहाँ। क्यों? नहीं, वो काफ़ी मजाक की बात थी उसमें। तो आप मजाक नहीं करते? नहीं, मजाक करता हूँ लेकिन दिस इज नॉट, हाँ थोड़ा सा तो नॉन वेज टाइप। हाँ, तो उसमें क्या हुआ कि राजीव गांधी से मेरी इस तरह की कई मुलाकातें हुई। अच्छा। लेकिन जैसे 1 to 1 होती है ना, कभी मेरी इच्छा नहीं हुई कि मैं जाके राजीव गांधी से बात करूं, या पता नहीं क्यों। तो उनके अलावा बाकी सारे प्रधानमंत्रियों से मेरे खूब अच्छे संबंध रहे। और राजीव गांधी के लिए एक बढ़िया बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब वो प्रधानमंत्री नहीं थे तो सीताराम जी केसरी ने मुझे एक दिन फ़ोन किया, मुझसे कहे कि आप जरा आइए ना, मुझे आपसे बात करना है। This is when केसरी was heading the Congress party? नहीं, उसके पहले की बात है। तो मैं गया मिलने, तो सीताराम केसरी कहने लगे, बोले देखिए राजीव गांधी आपको कितना मानते हैं। मैंने कहा मैं उनको ज़्यादा जानता ही नहीं, वो मुझे जानते ही नहीं। तो मैंने कहा क्या बात क्या हुई? बोले सेंट्रल हॉल में बैठे थे और मुझसे कहने लगे कि सद्दाम हुसैन से मिलने चलना है इराक। वो जब ईरान इराक वॉर चल रहा था उस ज़माने में, तो बोले कौन जानता है उस इलाके के लोगों को, ईरानियों को और उन सबको कौन जानता है? तो बोले किसी ने वहाँ बैठे हुए सांसद ने आपका नाम लिया। अरे बोले अच्छा वैदिक साहब। तो बोले उनको ले चलिए ना अपने साथ। तो सीताराम केसरी जी ने मुझसे कहा कि मैंने राजीव जी को कहा कि वो तो आपकी बहुत मजाक उड़ाते हैं और वो आपके विरोधी भी हैं। अच्छा। तो बोले क्या हुआ, विरोधी है तो क्या हुआ? बोले वो चलेंगे हमारे साथ, 8 दिन रहेंगे, हमारे दोस्त बन जाएंगे। अरे वाह। ये मुझे सीताराम केसरी ने कहा। ये मैं आज इतने दिनों बाद याद कर रहा हूँ इस बात जी। मतलब मेरे मन में राजीव के बारे में ये इम्प्रेशन था कि वो बड़ा लार्ज हार्टेड आदमी है, बड़ा उदार और भला आदमी है। जैसे रजिया के बारे में कहा जाता है ना, रजिया सुल्तान। अच्छा, क्या कहा जाता है? वो भी अब पता नहीं टेलीविजन कि रजिया सब दुष्टों के बीच फंस गई, रजिया फंस गई गुंडन के बीच। अच्छा, हाँ, इस पर एक ये फोक सॉन्ग है। हाँ, ये एक मुहावरा है। अच्छा, इस पर एक गाना भी बना है जो उत्तर प्रदेश में चलता है कि जो राजीव गांधी हैं वो स्वयं इतने भले आदमी थे और वो क्या इसमें दलदल में राजनीति के फंस। तो इसलिए आपने राजनीति नहीं ज्वाइन की, बेसिकली दैट इज द रीजन। बिल्कुल, राजनीति नहीं ज्वाइन करने का कारण ही ये है। अब लेट्स मूव ऑन टू जर्नलिज्म। आपने बता दिया राजनीति का क्या हाल है, और बाय एंड लार्ज सेम रहा है। आपने बोला पहले भी बड़े शोर होता था सेंट्रल हॉल ऑफ पार्लियामेंट में, अभी भी होता है, पार्लियामेंट ठप, कुछ ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है। नहीं। जर्नलिज्म का क्या हाल है? देखिए अपने यहाँ का जो प्रिंट वी कैन कट, यू कैन हैव अनदर लॉन्ग, डू यू वांट टू ब्रेक? नहीं, कोई बात नहीं।
अपना यहाँ का जो प्रिंट जर्नलिज्म है वो तो आज भी काफ़ी अच्छा है। अच्छा। इसमें काफ़ी पढ़े लिखे लोग हैं और वो मेहनत करके भी लिखते हैं और उनके विचारों में मौलिकता भी होती है, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में। लेकिन ये जो टीवी जर्नलिज्म है ये मेरे ख्याल से बहुत सतही है, बहुत सतही है, बहुत सुपरफिशियल है। इसमें लोग पढ़ते लिखते नहीं हैं, दिन भर ब्ला 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 उनको बोलना है यानी उगलते ज़्यादा हैं, निगलते कुछ नहीं है और चबाना तो जानते ही नहीं है। ऐसे निगल लेते हैं कई बार, लेकिन उगलते ही रहते हैं, हवा उगलते रहते हैं, बग 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 करते रहते हैं। आप ये देखें कि मैं रोज़ ही किसी न किसी टीवी चैनल पे जाता हूँ, लेकिन मुझे खुद को ही या दूसरों को भी टीवी चैनल पर देखे हुए 6-6 महीना हो जाते हैं। मैं टीवी चैनल खोलता ही नहीं हूँ, इसलिए नहीं कि मुझे टीवी चैनल से घृणा है या टीवी चैनल के लोगों से घृणा है या लेकिन खास प्यार भी नहीं है। नहीं, मुझे एवर्शन है। अच्छा। अनाकर्षण। अच्छा। अनाकर्षण क्यों है कि जब मैं न्यूयॉर्क में पढ़ता था कोलंबिया यूनिवर्सिटी में तो इस महान बक्से का नाम क्या था मालूम है? इडियट बॉक्स। इडियट बॉक्स। सब कहते थे कि इडियट बॉक्स है एंड द इडियट्स वॉच टेलीविजन। तो मेरे मामा प्रोफेसर थे कोलंबिया यूनिवर्सिटी में, उनकी बीवी अमेरिकन थी, तो वो मुझसे हमेशा कहती थी, वैदिक वुड यू बी वॉचिंग द इडियट बॉक्स? तो मैंने कहा, नो मामी जी, आई नेवर वॉच दिस इडियट बॉक्स. I don't want to be an idiot. I must admit, I spend most of my life in front of the television. I know there are some. You know, I look so idiotic. No, there are some. I tell you, there are some wonderful anchors. Yeah, I have met some wonderful people on television sets. You see, when Gujarat. We met once, though you don't remember. अच्छा, कब? During the Jan Lokpal movement on ABP News. Must be, yeah. You see, during Inder Gujral Sahab's prime ministership, Gujral Sahab was a very dear friend. Acha. He took me to India International Center, Saturday lunch group for the first time in my life, maybe 30 years or 40 years ago. He made me the member of Saturday lunch group, which is a very big elite group. Right. India International Center. I've read about it. Apparently, Manishankar Iyer had said something about the coal block. Paranjoy Thakurta has written about that lunch group. Yeah. So I'm a member, life member of that group. I see. Gujral Sahab took me there. So during Gujral Sahab's time, I used to appear on Doordarshan every second day, चर्चा में. और मुझे ये कहा दूरदर्शन के जो बड़े अफसर थे कि वो जो चर्चा में 8 मिनट का कॉलम होता है या जिसमें आप आते थे, मैं आता था, वो कहते थे कि उसका TRP बोलते हैं, TRP television बोले rating points. It is the highest. Oh really? ये मुझे कहा जाता है. So then it's but natural that television anchors will want you in the studio if it boosts the TRPs because it's all the TRPs game. आज सिर्फ TRP का गेम. ऐसे अच्छे एंकर्स हैं टेलीविजन में. अब उनका नाम मैं बोलूँ तो जिनका नहीं बोलूँगा तो वो कहेंगे कि देखिए पक्षपात करते हैं. लेकिन बहुत अच्छे ABP चैनल में मैंने काफ़ी गंभीर और बहुत अच्छे एंकर्स देखे. इंडिया टीवी में बहुत अच्छे एंकर्स हैं. दूरदर्शन में मैंने देखा कि एक से एक उम्दा एंकर्स रहते थे. लेकिन आजकल जो कमर्शियल चैनल्स हैं ना, इनमें ऐसे बेपढ़े लिखे बच्चे, जैसे कि नाम मैं नहीं बोलना चाहता हूँ क्योंकि बच्चे हैं वो, उनसे गलतियाँ हो जाती हैं. मेरे दिल में करुणा का भाव है, क्षमा का भाव है. नाम लेने से बदनामी होगी उनकी, लेकिन मुझे उनको देख के बहुत दुख होता है. वो किसी को बोलने नहीं देते हैं. अपने ब्ला ब्ला बोलने नहीं देते. Who could that be? वो अपने आप करते रहते हैं. और एक बात ये भी है कि नहीं नाम मत बोलिए कोई. तो मैं बोल रहा हूँ आपसे. नहीं क्या ज़रूरत है अपने. अच्छा, anyway, I'll get to that. मेरा ये कहना है कि टीवी चैनल्स में कुछ गंभीरता होनी चाहिए. 5-5, 10-10 लोगों को बुला के बिठा लेते हैं, एक 2 वाक्य बोलते हैं और उनकी तीतर बटेर की तरह लड़ाई लड़वाते हैं, मुर्गा बाजी करवाते हैं. तो अब मैंने तो बिल्कुल तय कर लिया है कि जहाँ 2 से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेंट्स होंगे वहाँ मैं बिल्कुल नहीं जाऊँगा. कोई भी बड़े से बड़ा चैनल. पहले गए क्यों? मैं तो जा रहा हूँ, 40 साल हो गए मुझे जब से टेलीविज़न चैनल आया है. एक ज़माना था 1971-72 में शायद, अगर मुझे याद है तो, जब ये ब्लैक एंड वाइट टीवी चैनल था 71-72 या 68-69 में.
तो जेडी सेठी हुआ करते थे, पीएचडी डॉक्टर जेडी सेठी, जो प्लानिंग कमीशन में भी रहे। सन 77 में उनको रखा मोरारजी देसाई ने। वो, मैं और ये कई बड़े बड़े स्कॉलर्स, हम लोग सब दूरदर्शन पे, उन दिनों सिर्फ दूरदर्शन होता था और कुछ नहीं, हम उस पर जाया करते थे। क्या गजब के डिस्कशन होते थे, फॉरेन पॉलिसी पर, होम पॉलिसी। आजकल भी कई बार होती हैं, कई बार होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, बड़े गंभीर। राज्यसभा टीवी, लोकसभा टीवी अगर आप देखें तो उन पर मैं बराबर जाता रहा। लेकिन जब से मैंने वो सबल भारत आंदोलन चलाया और बाबा रामदेव का समर्थन किया, तब से सरकारी चैनल मुझसे डर गए। आप बाबा रामदेव के भी करीबी हैं? बाबा रामदेव मेरे पुत्र तुल्य हैं। अच्छा। वो जब ब्रह्मचारी थे, छोटे से थे, उनके गुरुकुलों में कई बार मेरे व्याख्यान होते थे। बहुत गंभीर संबंध तब बना कि जब रामलीला मैदान में उन्होंने धरना किया। दैट इज रिसेंट। जी हाँ, 3-4 साल पहले, 2010 की बात है शायद, 2010। तो मैंने वहाँ दिन भर, 4 जून का दिन था, भयंकर गर्मी, सब लोग पानी पी रहे थे, मैंने पानी भी नहीं पिया सुबह से। बिना खाए बिना पानी पिए मैं वहाँ बैठा रहा। सब लोग मंच पे आगे आगे जा रहे थे क्योंकि टीवी चैनल्स पे दिखाई पड़ रहा था। मैं सबसे पीछे बैठा था दीवार से चिपक कर, क्योंकि मैंने स्वामी जी को बोल दिया था, बालकृष्ण जी को बोल दिया था कि मुझे पब्लिसिटी की ज़रूरत नहीं है, मुझे कोई चुनाव नहीं लड़ना है। जब मैं नौजवान था तब मेरी इतनी पब्लिसिटी हो चुकी कि मैं धाप गया, मेरा पेट भर गया, मुझे कोई पब्लिसिटी, हाँ, कोई ज़रूरत नहीं मुझे पब्लिसिटी। जब वो मामला बहुत तूल पकड़ गया, तो जैसा कि आप जानते ही हैं, मनमोहन सिंह जी से मेरा बहुत अच्छा संबंध था। कोई 8, साढ़े 8 बजे करीब मैंने उनको फ़ोन किया। तो मुझे उनके जॉइंट सेक्रेटरी, एक बंगाली लड़का है, वो आजकल शायद अमेरिका में पोस्टेड है, अभी नाम भूल रहा हूँ, उसने मुझे कॉल बैक किया और कहा कि पीएम कह रहे हैं कि उनके पास कुछ मंत्री लोग बैठे हैं और आप ही के लिए वो एक चिट्ठी ड्राफ्ट कर रहे हैं। अच्छा। जो रामदेव जी को या मुझे या जो हम लोग हैं हमको भेजी जाएगी, घंटे भर बाद आपसे बात करते हैं। 9:30 बजे तक मैं इंतज़ार करता रहा रामलीला मैदान में, कोई जवाब नहीं आया और मैं बहुत दुखी हो गया कि क्या चल रहा है। तो मैंने कहा मैं अनशन नहीं करूँगा और मैं वहाँ से चला आया। अभी सोया भी नहीं था, घंटा और भी नहीं हुआ था, या 1-1.5 घंटा हुआ होगा। फ़ोन आए वहाँ से, अरे जा टीवी खोलिए, टीवी खोलिए। टीवी खोला, मैंने देखा कि भगदड़ मची हुई है, लाठीचार्ज, मंच पे आग लगी हुई है। तो मुझसे पूछे अब क्या करें। मैंने कहा मंच खाली करो, सब लोग भागो यहाँ से, आग लगी हुई है मंच पे, सब जला दिए जाओगे, जैसे कि महाभारत में हुआ था जी। तो मैंने कहा यहाँ से भागो, सारे लोग निकलो यहाँ से। तो उसमें देखा कि वो रामदेव जी और उनके जो साथी हैं अजय आर्य जी, वो दोनों कूद रहे हैं ऊपर से। उसके बाद वो सारा ब्लर हो गया। करेक्ट। आफ्टर दैट तब मैंने कई लोगों को फ़ोन किए रात को। अरविंद केजरीवाल को फ़ोन किया तो अरविंद उठ गया। तो मैंने अरविंद से कहा कि तुम टीवी खोलो देखो। तो अरविंद कहने लगा भाई साहब मैं जहाँ सोया हुआ हूँ वहाँ टीवी नहीं है। तो मैंने कहा इतने भयंकर ये कांड हो रहा है, बाहर निकलो जाओ। फिर मैंने रात को मेरे दर्जनों मित्रों को फ़ोन किए जो कनॉट प्लेस में रहते हैं, करोल बाग में रहते हैं, कि अपनी अपनी कारें लेके जाओ, सत्याग्रहियों को वहाँ से उठाओ, औरतें हैं, बच्चे हैं, साधु लोग हैं, सबको जहाँ जहाँ यथास्थान पहुँचाओ। पूरी रात में जगा रहा और उस दिन मैं समझता हूँ 15-20 वो भी वैन मेरे प्रेस एनक्लेव वाले घर पे लगे रहे और मुझसे इंटरव्यू करते रहे। तो मुझे बीच में किसी ने ये खबर दी, टीवी चैनल नहीं, किसी ने बोला कि रामदेव जी की हत्या हो गई। Are you serious? हाँ, जब मुझे ये बात खबर लगी तो मुझे बहुत दुख हुआ और मैंने कहा कि रामदेव जी को अगर कुछ हो गया तो उसकी सज़ा सर्वोच्च न्यायालय जब देगा तब देगा, लेकिन देश के नेताओं को बता दो कि वेद प्रताप वैदिक जिंदा है। अच्छा। वो तुमको सज़ा देगा, वो बर्दाश्त नहीं करेगा। एक सन्यासी की हत्या का बदला मैं लेके रहूँगा। You don't seem like a violent man. मैं नहीं हूँ, लेकिन अगर मुझे न्याय करना है तो मैं वायलेंट से भी वायलेंट हो सकता हूँ, न्याय के लिए, वायलेंस के लिए नहीं। आप पहलवान भी रहे हैं? पहलवान रहा हूँ। तो मैंने ये बात कही उस दिन, लेकिन 4 बजे के करीब एक CID का आदमी या पता नहीं कौन था, उसका मुझे फ़ोन आया। बोले मैं रात भर आपके टीवी चैनल्स पर बयान देखता रहा, आपको मैं, तो मैंने कहा आप चाहते क्या हैं मुझे बताइए, आप कौन है? बोले मैं अपना नाम नहीं बता सकता हूँ, लेकिन मैं रामदेव जी के साथ हूँ। रामदेव जी बिल्कुल ठीक हैं और BSF के
प्लेन में उनको लेके हरिद्वार जा रहा हूँ। तो मैंने कहा ठीक है। So that is how you're very close to Ramdev. Let's come back to journalism now. आप बताइए कि इलेक्ट्रॉनिक जर्नलिज्म से आप you're saying it is superficial बोलते हैं कुछ? नहीं, उसमें बहुत कम लोग हैं कि जो गंभीर हैं जी, बहुत कम लोग हैं कि जो पॉलिसी मेकिंग को समझते हैं, बहुत कम लोग हैं। You think that when that whole जब आप हाफिज सईद आप पाकिस्तान गए थे, वो जो पूरा किस्सा हुआ, do you think it was overdone on television? Do you think it deserved that kind of attention?